हेलो एंड वेलकम ऑल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली बीसीडी का असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो वैकेंसी आई पड़ी है उसके वीडियो सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस का सीरीज बना रखा है हमने। ये 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने थियोरेटिकल क्लासेस भी देखी और हमने कुछ क्वेश्चन पेपर भी देखा था जीडीए में जो आया हुआ था असिस्टेंट आर्किटेक्ट का वो पेपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थियोरी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज डिस्कस करने को, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को देखते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास आपके लिए पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ है, कंप्लीट कोर्स है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटरेस्टेड जो भी हैं। तो नीचे यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, क्या प्राइस है, एटसेट्रा, आप इस पर बात करके पूछ सकते हैं। और बाकी इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा डेली बेसिस पे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी वन एंड वन। सारे जितने भी पेपर्स ऑलमोस्ट हुए हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको और एट द लास्ट टेस्ट सीरीज में आपको परफेक्ट बनाया जाएगा कि टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा हो सके आपसे सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर फ्री डिज़ाइन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैरियर फ्री डिज़ाइन का मतलब होता है कि कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन बिल्डिंग में हो बेसिकली, ताकि एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसको बोलते हैं बैरियर फ्री डिज़ाइन। बैरियर फ्री डिज़ाइन जितना स्पेशली इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, पहला तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में, जो कॉमर्शियल बिल्डिंग से तो हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बैरियर फ्री डिज़ाइन की। दूसरा कि ऐसे लोग जो डिसेबल हैं उनके लिए बैरियर फ्री डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। तो स्पेशली इन कॉमर्शियल प्लेसेस बैरियर फ्री डिज़ाइन इज़ द प्राइम फैक्टर। तो आगे बढ़ते देखते क्या इसमें है कि अप्रोच दैट इंश्योर्स बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट्स आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल इंक्लूडिंग दोज विद डिजेबिलिटीज़, जिनके ना कि सिर्फ हैंड की या फिट की डिजेबल है बल्कि सभी टाइप के डिजेबल लोगों के लिए भी हम एक्सेसिबल बना रहे हैं अगर स्ट्रक्चर को, तो वह कहलाता है बैरियर फ्री डिज़ाइन। अब इसमें इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी बेसिकली क्या है? द क्रिएशन ऑफ स्पेस दैट अलाउज फॉर इंडिपेंडेंट एंड इक्वल यूज़। सबके लिए हो, इंडिपेंडेंट हो और इक्वल यूज़ हो रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल एबिलिटी, एज और मोबिलिटी। कि फिजिकल एबिलिटी कितनी है, कोई ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा ही बिल्डिंग को यूज़ कर पाए एफिशिएंटली, कोई कमज़ोर है तो या फिर बीमार है तो वो चढ़ ही ना पाए, एक्सेस ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एज के रिस्पेक्टिव होना चाहिए, बच्चा से बच्चा और बूढ़े से बूढ़े सबके लिए एप्लीकेबल हो, किसी भी एज ग्रुप के जो यूज़र हैं वो एक्सेस कर पाएँ स्ट्रक्चर को। सिमिलरली मोबिलिटी। नेक्स्ट कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एलिमिनेट फिजिकल एंड सेंसरी बैरियर्स। हम बेसिकली इसमें क्या रिमूव करते हैं? फिजिकल एंड सेंसरी बैरियर्स दैट माइट हिंडर द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद द वेरियस डिजेबिलिटीज़। मतलब हिंड्रेंस जितने भी होंगे इसमें बैरियर की वजह से, उन सभी हिंड्रेंस को हम फिनिश करते हैं ताकि किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई भी बैरियर ना रह जाए, नोन एज बैरियर फ्री डिज़ाइन। अब इसके कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं। की प्रिंसिपल्स मीन्स कि बैरियर फ्री डिज़ाइन को इंश्योर करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे पहला है एक्सेसिबिलिटी, कि प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू ऑल यूज़र थ्रू फीचर्स लाइक रैम्प, एलिवेटर्स, वाइड डोरवेज एंड एक्सेसिबल रेस्टरूम्स। तो एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे सबके लिए कि बच्चे भी पार कर सकें, बच्चे भी मतलब यूज़ कर सकें, जो यंग है उनके लिए भी सही हो और मतलब सभी एज ग्रुप के लिए इक्वल हो। तो रैंप हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डिजेबल लोग हैं, जो व्हील चेयर पर जाने वाले हैं, वो रैंप का यूज़ कर सकें। एलिवेटर, अगर बहुत हाइट पे है आपका फ्लोर तो आप एलिवेटर यूज़ कर सको, या फिर जो काफ़ी एजड हैं, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए हम एलिवेटर बनाते हैं। वाइड डोरवेज को काफ़ी वाइड रखते हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। एंड एक्सेसिबल रेस्टरूम वगैरह भी काफ़ी एक्सेसिबल बनाते हैं। तो पहला है बैरियर फ्री डिज़ाइन का पहला की एस्पेक्ट है एक्सेसिबिलिटी। दूसरा है यूजेबिलिटी, इंश्योरिंग दैट फैसिलिटी कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड कंफर्टेबली, कि जो स्पेस है वो इफेक्टिवली यूज़ हो सके और कंफर्टेबली यूज़ हो सके विद कंसिडरेशन फॉर रीच रेंज, क्लियरेंस एंड कंट्रोल दैट आर इजी टू ऑपरेट। मतलब यूजेबिलिटी, हर एक पोर्शन का इक्वल यूज़ हो सके, इफेक्टिवली एंड कंफर्टेबली यूज़ हो सके, किसी भी पोर्शन में ऐसा ना हो कि डिस्कम्फर्ट हो, हर एक पोर्शन को हम कंफर्टेबली एंड इफेक्टिवली यूज़ कर सके, इसको बोलते हैं यूजेबिलिटी।
तो बाई मैक्सिमाइजिंग द यूजेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पोर्शन, स्पेस यूटिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं जितना इफ़िशिएंट रखेंगे उतना ही बैरियर फ्री डिज़ाइन को हम इंश्योर कर पाएंगे। थर्ड है पॉइंट है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स है इनकॉपरेटिंग एलिमेंट्स दैट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ ऑल यूजर्स। तो सेफ्टी सभी यूज़र के लिए, आपने देखा होगा कि बिल्डिंगों में जनरली फायर फाइटिंग के लिए लगा होता है, स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, तो और इमरजेंसी एग्जिट भी होता है हर जगह पे। तो हमें सेफ्टी थर्ड मेंटेन रखना है कि हर एक टाइप के यूज़र के लिए सेफ्टी का मेज़र हो, जैसे कि यहाँ पे नॉन स्लिप सरफेस हो, एडिक्वेट लाइटिंग हो, विजुअल एंड टेक्टाइल वार्निंग सिस्टम हो। तो नॉन स्लिप सरफेस मीन्स कि इतना फ्रिक्शन हो कि कोई चढ़ने में स्लिप ना कर जाए। एडिक्वेट लाइटिंग मीन्स इतनी लाइटिंग हो कि अगर कोई लो विज़न का इंसान अगर ट्रैवल कर रहा है या फिर लो विज़न का इंसान है जो कि स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए लाइटिंग की समस्या ना हो, या फिर लाइट चली गई मान लो तो ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पे कुछ दिखे ही नहीं। नेक्स्ट है विजुअल एंड टेक्टाइल वार्निंग, कि विजुअल मतलब दिखने से भी, और सेंसरी मतलब पता लग जाए, हमें देखने से तो पता लगे ही और सेंस करके भी हमें पता लग जाए कि क्या वार्निंग सिस्टम की तरह हमारा मतलब विजुअली हम देख के पता लगा सकें क्या दिक्कत है, और सेंसरी के थ्रू भी, सेंसर सेंस के थ्रू भी हम पता लग जाए कि क्या दिक्कत है, क्या इमरजेंसी है, तो हम ताकि हम सेफ्टी मेजर ले सकें। नेक्स्ट इसमें है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है कि फ्लेक्सिबल हो, टाइम के साथ उसको हम मैनिपुलेट कर सकें, एक्सटेंड कर सकें। डिज़ाइनिंग स्पेस दैट कैन बी यूज्ड एंड अडेप्टेड बाय पीपल विद अ वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस। मतलब जो एबिलिटी और प्रेफरेंस इसका मेन पॉइंट बना कि एबिलिटी और प्रेफरेंस को हम इस तरह से रखेंगे कि जो फ्लेक्सिबल हो, टाइम के साथ अडेप्ट कर सके, इंक्रीमेंट के साथ अडेप्ट कर सके, चेंज कर सके अपने आप को। लास्ट वन इज सिंप्लिसिटी, क्रिएटिंग इन्वायरमेंट्स दैट आर इजी टू नेविगेट। सिंप्लिसिटी मीन्स आसान से आसान, कॉम्प्लेक्स प्लान नहीं रखना है कि इंसान को पता ही ना चले कि कहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स से बहुत दूर जाना है, सिंपल रखना है, इजी टू नेविगेट हो, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्यूजन फॉर ऑल यूजर्स, कि पता रहे सबको कि हाँ यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे रूम है। स्पेशली दोज विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिनके पास कॉग्निटिव की प्रॉब्लम है उनके लिए स्पेशली इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि स्ट्रक्चर का प्लान जो है वो बहुत ही सिंपल बनाया जाए। जैसे आप देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी के ये फीचर्स हैं बेसिकली कि हर जगह से एक्सेसिबल है, यहाँ से भी एक्सेसिबल है, यहाँ से भी एक्सेसिबल है, व्हील चेयर के लिए यहाँ से प्रोविज़न दिया गया है ताकि वो यहाँ से सीधा लिफ्ट यूज़ करके आगे जा सकें। यह है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में हमने क्या देखा कि हर एक पोर्शन का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हर एक पोर्शन का, ताकि बैरियर फ्री डिज़ाइन हम इंश्योर कर सकें। यह सेफ्टी मेजर के लिए हमने बताई दिया आपको, अगर लिफ्ट लगा रहे हैं, एलिवेटर लगा रहे हैं तो हर जगह पे आपको सेफ्टी मेजर रखना है, नॉन स्लिप फ्लोर रखना है, इमरजेंसी कॉल बैक्स रखना है, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं फायर फाइटिंग के लिए रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हम एक्सपांड कर सकें हर एक कंडीशन के लिए, और ये सिंप्लिसिटी कि इतना साधारण स्ट्रक्चर हो कि स्पेशली जो चैलेंज पीपल है उनके लिए, कि उनके लिए आसान हो कि स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान हो कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रिसेप्शन है, कहाँ पे डाइनिंग टेबल है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे बेसिन लगा हुआ है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से इन है, कॉम्प्लेक्स ना हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, डिज़ाइन कोड्स। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्जाम में, हम क्वेश्चंस देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डिज़ाइन कोड्स क्या करता है? डिज़ाइन कोड्स हमें स्पेसिफाई करता है कि किस चीज़ को कैसा बनाना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा कोड है हमारे पास, कौन बनाता है? नेशनल बिल्डिंग कोड, NBC, ये काम करता है हमारे लिए। सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी बॉडी बोल सकते हैं इसको, गाइडिंग द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री। हर एक कंट्री का अपना अपना होता है, बट हमारे पास इंडिया का है तो नेशनल बिल्डिंग कोड है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि बिल्डिंग को कैसा होना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कोड कैसा है, और उसमें सब स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। वाइल द स्पेसिफिक कंटेंट एंड स्टिपुलेशंस ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक कंट्री का जैसे IS कोड है अलग अलग होता है, वैसे ही नेशनल बिल्डिंग कोड भी हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है। इट्स प्राइमरी पर्पस रिमेन कंसिस्टेंट। इसका जो मेन पर्पस होता है कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है पर्पस? टू इंश्योर दैट बिल्डिंग्स आर सेफ। प्राइम एंड फर्स्ट टारगेट इज कि बिल्डिंग्स कैसा होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। दूसरा है हेल्दी होना चाहिए। तीसरा है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑक्यूपेंट्स। इन्वायरमेंट कैसा हो? सस्टेनेबल हो, ऐसा ना हो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है उसका कंजम्पशन हो रहा हो, मतलब रिन्यूएबल सोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। The following details encapsulate the typical aspect covered by the National Building Code, though it's important to refer the specific code.
हम अभी देखेंगे क्या क्या इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड में मेन पर्पस क्या क्या है, पर्पस एंड स्कोप क्या है इसका। सबसे पहला पर्पस हमने अभी देखा सेफ्टी है, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है एक्सेसिबिलिटी एंड लास्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी। तो सेफ्टी में आपको पता ही है कि लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड पब्लिक वेलफेयर, इनकी सेफ्टी सबसे पहले रखी जाती है बाय रेगुलेटिंग द बॉडी। अब ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि सेफ़ है, तो बिल्डिंग डिज़ाइन इंश्योर करने से कि बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली जो रूल कहता है, जो आईएस कोड कहता है उसके आधार पे डिज़ाइन किया गया है। सिमिलरली वैसे उसकी एग्जीक्यूशन हुई है, कंस्ट्रक्शन वैसी हुई है, और ऑक्यूपेंसी भी जितना होना चाहिए वैसे ही है कि ब्रिज की कैपेसिटी अगर 50 लोगों की तो 50 लोग ही पार कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि 100 लोग उस पर क्रॉस कर रहे हैं तो टूट जाना ही है। नेक्स्ट है हेल्थ। रेगुलेशंस इंश्योर दैट द बिल्डिंग प्रोवाइड अ हेल्दी इन्वायरमेंट इनकॉपरेटिंग द एडिक्वेट वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड सैनिटेशन। तो हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं हम किसी स्ट्रक्चर को हेल्दी? प्रॉपर वेंटिलेशन से, कि वेंटिलेशन मीन्स कि एयर का सर्कुलेशन एडिक्वेट हो वहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा बेसमेंट में क्या होता है, अगर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे टीबी की बीमारी, मलेरिया की बीमारी या फिर मच्छर ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो प्रॉपर वेंटिलेशन से ये होता है। दूसरा कि एडिक्वेट लाइटिंग। एडिक्वेट लाइटिंग मीन्स कि इतना लाइटिंग हो कि कम से कम यूज़ हो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी का, आर्टिफिशियल लाइटिंग का। और सैनिटेशन, कि प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था हो, इसको बोलते हैं हेल्दी स्ट्रक्चर या हेल्दी प्लानिंग। सिमिलरली एक्सेसिबिलिटी, द कोड इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर बैरियर फ्री एक्सेस। अब बैरियर फ्री एक्सेस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये अगेन नेशनल बिल्डिंग कोड में भी मेंशन्ड है, और यही कोड का वन ऑफ द मोटिव भी है कि बैरियर फ्री डिज़ाइन बनाया जाए, इंश्योरिंग बिल्डिंग्स आर एक्सेसिबल एंड यूजेबल बाय द पीपल विद डिजेबिलिटीज़। जो डिजेबल लोग हैं, जो चैलेंज लोग हैं, उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। द लास्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी, कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एम्फेसाइज्ड हो कि प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल एंड प्रैक्टिस। सस्टेनेबल मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, वेस्ट रिसाइकलिंग को सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन। तो 4 प्राइम मेन थीम है या एम कह लो, जिसके बेस पे नेशनल बिल्डिंग कोड अपना प्लानिंग या स्पेसिफिकेशन या स्टिपुलेट्स पब्लिश करता है। उसमें जो लिखे गए हैं उन 4 बातों को ध्यान में रख के ही लिखे गए हैं। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब इस नेशनल बिल्डिंग कोड में हम अभी नेशनल बिल्डिंग कोड को भी देखेंगे क्या क्या है। पहला है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जिसमें क्या दिया हुआ है, गाइडलाइंस फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बिल्डिंग्स इंश्योरिंग दे कैन विदस्टैंड लोड्स एंड फोर्सेस लाइक विंड, अर्थक्वेक एंड स्नो लोड। तो पहला है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए दिया हुआ है स्पेसिफिकेशंस कि स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए ताकि इन सभी टाइप के लोडों को वो बियर कर सके जब ये फोर्सेस एक्ट करें स्ट्रक्चर पे तब। दूसरा है फायर सेफ्टी के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर इंक्लूडिंग द फायर सेफ्टी, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, फायर एस्केप्स, अलार्म सिस्टम एंड एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम फायर को निगेट कर सकें। तीसरा है प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, एंड हेल्थ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड लाइटिंग के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशंस है। एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग इसमें आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, बिल्डिंग मटेरियल के रिगार्डिंग मिलेंगे, और ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग मिलेंगे। आप इनका मतलब ऑलरेडी जानते हैं। वेंटिलेशन एंड लाइटिंग का मतलब होगा कि किस हिसाब से हम बिल्डिंग को बनाएं ताकि मैक्सिमम लाइटिंग भी आ सके और मैक्सिमम वेंटिलेशन भी हो सके। सिमिलरली प्लम्बिंग सैनिटेशन का या हेल्थ का मीनिंग क्या हुआ कि प्लम्बिंग सिस्टम कैसे लगाना है, कहाँ पे वाटर टैंक लगाना है, पाइपलाइन कहाँ से लगानी है, कितनी पाइप की डायमीटर लगानी है, कहाँ से पास करना है, वेस्ट डिस्पोजल कहाँ पे करनी है, इन सब की प्रोविजंस। हाइजीन रखने के लिए, हाइजीन रखना है तो क्या मेंटेन रखना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या दिया हुआ है कि हम क्या यूज़ करें जिससे कम से कम एनर्जी का कंजम्पशन हो सके। प्रोविजन डिज़ाइन टू मिनिमाइज द एनर्जी कंजम्पशन थ्रू एफिशिएंट डिज़ाइन, इंसुलेशंस, लाइटिंग एंड हैवक सिस्टम। एफिशिएंट डिज़ाइन का मतलब ये कि ऐसा डिज़ाइन जो कम से कम एनर्जी कंजम्पशन करे, मतलब एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो, लाइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आए, बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल लाइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आए। इंसुलेशन मीन्स हीट इंसुलेशंस, कि गर्मी के समय में कम से कम एसी की ज़रूरत पड़े हमें, और लाइटिंग अगेन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, और हैवक सिस्टम जो होता है एयर कंडीशनिंग, उसकी ज़रूरत कम से कम पड़े। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स, कि बिल्डिंग मटेरियल के बारे में दिया हुआ है कि ऐसा मटेरियल हमें यूज़ करना है जो क्वालिटी कैसा हो उस मटेरियल का, ड्यूरेबिलिटी कैसा हो, कितना टाइम चले वो, लाइफ टाइम क्या हो उसका, और सुटेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि कौन सी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ केस कहाँ पे है। इंश्योरिंग बिल्डिंग लॉन्गेटिविटी एंड सेफ्टी, जिससे हम
बिल्डिंग की या स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी, कितना लाइफ टाइम कितना होने वाला है वो, और सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। द लास्ट वन इज ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन। डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन सी टाइप की बिल्डिंग को कौन ऑक्यूपेंट कौन सा होगा, कि बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या इंस्टीट्यूशनल है। इसके आधार पे क्लासीफाई किया गया है बिल्डिंग्स को। ये आपको ये सब की कंपोनेंट्स है किसके, नेशनल बिल्डिंग कोड के। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लाइंसेस। तो इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लाइंस कैसे होता है इसका, तो पहला है परमिट एंड अप्रूवल, कि एनबीसी जो आउटलाइन करती है प्रोसेस, मतलब कैसे कैसे एनबीसी का कोड का कैसे यूज़ करते हैं हम प्लान करते वक्त में। तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग बिल्डिंग परमिट, इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल। तो इंश्योरिंग द कंप्लाइंसेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो इसका यूज़ हमें कहाँ पे करना है, परमिट एंड अप्रूवल के टाइम पे, कहाँ पे, बिल्डिंग परमिट करते समय पे, कि बिल्डिंग का नक्शा पास कर रहे हैं उस समय पे, इंस्पेक्शन के टाइम पे, कि जब चेक कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग बन रहा है या बन गया है वो विद इन स्पेसिफिकेशन है या नहीं है, अप्रूवल के लिए, और ताकि हम बिफोर एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन इंश्योर कर सके कि बिल्डिंग एज पर एनबीसी कोड की जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर ही बने हुए हैं। दूसरा है एडहेरेंस एंड इन्फोर्समेंट, कि जो चीज़ें लिखी गई है वो एडर की गई है या नहीं, और इन्फोर्स किया गया कि नहीं उसको, मतलब वही बनाया गया है कि नहीं। लोकल अथॉरिटीज़ और बिल्डिंग ऑफिशियल्स टिपिकली इन्फोर्स द कोड। कहता है कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनका काम क्या होता है कि जो कोड कहता है उसी काम को इन्फोर्स करा के, मतलब फोर्सफुली करवाना है, वही करवाना है, उसके उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। विद द पावर टू इंस्पेक्ट, ऑर्डर करेक्शन और टू होल्ड कंस्ट्रक्शन इफ नेसेसरी। अगर उससे बाहर गया हुआ है, दायरे से बाहर गया है, तो आप चाहो तो होल्ड करवा सकते हो। यूजिंग, आप रेफरेंस में देखें कि एनबीसी में ये लिखा हुआ है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, ये आप रेफरेंस देके कंस्ट्रक्शन को रुकवा भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट इसका यूज़ केस क्या है, अपडेट्स एंड अमेंडमेंट। तो अपडेट्स में क्या है, द कोड इज पीरियडिकली अपडेट द टू इनकॉपरेट न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वैसे वैसे इसमें डेटा अपडेट भी होता है। डेटा अपडेट मतलब टेक्नोलॉजी भी अपडेट होता है, मटेरियल्स भी अपलोड होते हैं, और सेफ्टी प्रैक्टिस, कि जैसे कुछ नया आया सेफ्टी मेजरमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस, तो वो भी अपडेट होता रहता है इसमें। तो इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है उसको, मतलब आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं हम चेंज को। इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हम एनबीसी कोड को फॉलो करेंगे मतलब पूरे एरिया में, तो उससे क्या होगा, फोस्टरिंग कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड फेयरनेस इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हर जगह पे कंसिस्टेंसी रहेगी, सेम तरीके का बिल्डिंग रहेगा, परफेक्ट बनेगा, मतलब जैसा लिखा गया है कोड में वैसा ही बनेगा। दूसरा कि हम आसानी से बता सकेंगे कि बिल्डिंग की लाइफ कितनी बची है, क्या कंडीशन है, सेफ़ रहेगी नहीं रहेगी, हम उसकी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और नेक्स्ट है फेयरनेस, मतलब कोई घोटाले वाला काम नहीं होगा अगर हम इसको फॉलो करते हैं। तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन इसका मेन इम्पैक्ट होगा जो आपको देखने को मिलेगा अगर हम ये फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट है इनोवेशन इनकरेजमेंट। वाइल सेटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स द कोड ऑल्सो इनकरेज इनोवेशन एंड एडप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड इन द बिल्डिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम नए नए टेक्निक्स को, नए नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अडॉप्ट कर रहे हैं, इससे वजह से क्या होगा, इनोवेशन इनकरेजमेंट, जो नया नया इनोवेशन हो रहा है उसको हम इनकरेज भी कर रहे हैं कि भाई जैसे फ्लाई एश ब्रिक है तो आप यूज़ करो, ताकि उससे क्या होगा कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसका यूजेबिलिटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कैसे पड़ेगा इससे, कंप्लाइंसेस विद द एनबीसी कैन हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। तो देश के या राज्य के या इवन यूज़र के, क्लाइंट के इकोनॉमिक मतलब पैसे पे बहुत मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे, इन्फ्लुएंसिंग द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर आप सस्टेनेबल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी कॉस्ट घट जाएगा। इंश्योरेंस रेट और रियल एस्टेट वैल्यू, इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर आप इसको इंश्योर करते हैं तो ये था आज के थियरी पोर्शन का। अब मैं एक बार आपको नेशनल बिल्डिंग कोड दिखाता हूँ कि कैसा होता है और क्या क्या उसमें लिखा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है नेशनल बिल्डिंग कोड, भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016। तो ये 2016 का वर्जन है, ऐसे आता है वॉल्यूम 1 के नाम से। अब आप इसमें स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, ऐसे लिखा होता है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अदर बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक टाइप का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। विड्थ ऑफ मीन कितनी होनी चाहिए एटसेट्रा, कैपेसिटी ऑफ फुटपाथ एंड डिज़ाइन क्या रखना चाहिए। तो इस तरह से इसमें स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल बिल्डिंग कोड को आप जितनी बार हो सके पढ़ें। तो मैं आगे आपको आगे के आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बताऊंगा। बट चूंकि ये बहुत बड़ा है तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ आते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये वैल्यू कितनी है बताओ, ये वैल्यू कितनी है बताओ। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है ना 2.25 मीटर, तो आपसे हो सकता है डायरेक्टली वैल्यू पूछ ले। तो वैल्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेशनल बिल्डिंग कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोड से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप एग्ज़ाम में, स्पेशली फॉर नेशनल बिल्डिंग कोड। तो क्योंकि ये आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम है तो एनबीसी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इस कोड को डेली 2-2 पेज पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जितने भी टेबल दिख रहे हैं जो काम का लग रहा है आपको, आप एक बार 2 बार नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा जितनी बार हो सके आप इसको पढ़ें, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज़ आप एक बार में याद नहीं कर सकते। तो जितना भी आपको समय मिले उतना कम है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और उतने ही आपको याद भी हो जाएगा। तो 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार आप इसको पढ़ें शुरू से लेकर एंड तक। लेटर ऑन आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है कि जैसे बेसमेंट है तो यहाँ पे कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल से कितना नीचे होना चाहिए, कैसा प्लान बनाना चाहिए, ऑफिस कम लेटर बॉक्स रूम कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है बिजनेस बिल्डिंग के लिए मीटर रूम जो ऊपर लगाते हैं छत पे उसका क्या होना चाहिए फॉर ऑल बिल्डिंग्स अबव 15 मीटर इन हाइट। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसके लिए स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इतना एरिया है तो कितना होना चाहिए, स्टेयर केस एंड एग्जिट रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक एक पॉइंट इसमें वीवीआई है। वीवीआई मतलब ये सारे वैल्यूज जो आप देख रहे हो ये सब वीवीआई है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट। तो आपको ये कोड प्रिंट करके घर पे रख लेना है डे 1 से लेकर लास्ट डेट तक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है आपके लिए। आपको इसको याद करना है, बस बस सिर्फ याद करना है, वैल्यू को याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। समझने के लिए इतना आसान है कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ बैरियर फ्री डिज़ाइन के रिगार्डिंग। बैरियर फ्री डिज़ाइन से रिलेटेड एक और मटेरियल है जिसमें टाइप ऑफ डिजेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन की गई है कि किस किस टाइप की डिजेबिलिटी होती है और उसके लिए हमें क्या क्या प्रोविज़न करना है। जैसे टोटल ब्लाइंडनेस है तो अफेक्टिंग साइट टू द एक्सटेंट दैट इंडिविजुअल फंक्शनिंग इन पब्लिक एरियाज इज इनसिक्योर और एक्सपोज टू डेंजर। तो जैसे साइट का है, हियरिंग का है, तो ये सब यहाँ पे मोबिलिटी डिवाइसेस। तो मोबिलिटी डिवाइसेस है तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन सिस्टम है, मतलब क्या करना है आपको इन ऑर्डर टू मेंटेन बैरियर फ्री डिज़ाइन। तो बैरियर फ्री डिज़ाइन के लिए आपको क्या करना है वो सब यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ है। एक व्हील चेयर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हर एक पार्ट का यहाँ पर नाम के साथ दिया हुआ है। कैसे मतलब इसकी जो हाइट होती है मैक्सिमम कितना होती है, ग्रैप्स जो ग्रैप्स रीच है वो कितना होना चाहिए। इसमें सब कुछ बैरियर फ्री डिज़ाइन से रिलेटेड लिखा हुआ है। तो जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे वो उनको मटेरियल ये प्रोवाइड करूँगा मैं। इसमें कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग है कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटेगरी 2 जैसे कमर्शियल बिल्डिंग है तो इसके अंदर कौन कौन से जोन्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जोन, होलसेल, गोडाउंस, ये सब कैटेगरी जोन यहाँ पे लिखा पड़ा है। तो ये अगेन ये स्टडी मटेरियल है जिसको आपको रट लेना है बिल्कुल। जैसे साइट प्लानिंग के रिगार्डिंग इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि साइट प्लानिंग करते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, टेक्सचर चेंज के बारे में, गटर्स या मैन होल के बारे में, किस किस को अवॉइड करना है, किसको रखना है, किसको हमें अलग तरीके से डील करना है। जैसे कर्व रैंप है तो कर्व रैंप में कितने क्या स्पेसिफिकेशन हमें डील करनी है, किस तरह का रखना है, हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, अप्रोच कैसा रखना है। जैसे यहाँ पे अप्रोच टू प्लिंथ लेवल, तो प्लिंथ लेवल जब आप बना रहे होंगे तो प्लिंथ लेवल का अप्रोच कैसा रखेंगे, किस हाइट पे रखेंगे, इसकी विड्थ क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, एट्सेट्रा सब कुछ इसमें गिवन है। अब ये तो ऐसा मटेरियल है कि आपको याद ही करना है और एक बार में याद नहीं होगा, आपको कम से कम 10 बार 15 बार इसको पढ़ना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको वैल्यूज़ याद हो जाए। डायरेक्ट वैल्यू वाइज क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले बताया आपको डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।